I am Ghanshyam Yadav. Today we shall discuss about first chapter of geography, resources and development. First of all, I would like to explain what is role of resources and development for a country. Topic यहाँ पर classification of resources and development play an important role for development of a country. What is meaning of resources? First of all, we try to know. Resources means such type of equipment which is helpful to fulfill the need of human beings. इसका मतलब ये हुआ कि resources वो चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन की तमाम आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन पर निर्भर करते हैं और किसी भी देश का डेवलपमेंट या विकास वहाँ पर मौजूद संसाधनों पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर संसाधन या रिसोर्सेज को हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का रोल जो है किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान करता है। इट मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का बंटवारा है, जो रिसोर्सेज का वर्गीकरण है, उनको कई बिंदुओं के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब जो हमारे संसाधन हैं उनका बंटवारा हम उनके जो प्रकृति में पाए जाते हैं रिसोर्स हैं, ओरिजिन मीन्स जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, उसके आधार पर हम करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज वी कैन क्लासिफाई resources into biotic and abiotic. Biotic component and abiotic component. Biotic component नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिसमें सजीव वस्तुओं का योगदान होता है, जिसमें लिविंग क्रिएचर हैं, चाहे वो प्लांट हों चाहे वो एनिमल हों, इनका बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमन रिसोर्सेज जिनको हम मानवीय संसाधन भी कहते हैं, इसके अलावा तमाम प्रकार की वनस्पतियां हैं। वो वनस्पतियां हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की भूमिका को अदा करती हैं। इसलिए बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग क्रिएचर या नॉन लिविंग क्रिएचर हैं, उनका मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति में विशेष योगदान होता है। दूसरी चीज़ अबायोटिक कंपोनेंट। आप जानते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर ये एटमॉस्फेयर कंसिस्ट होता है, बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटिक कंपोनेंट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, ये सभी जीव जंतु वो लिविंग क्रिएचर बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट में हम विशेष रूप से वाटर, सनलाइट, एयर and many types of other non-living things are found। इसका मतलब अबायोटिक कंपोनेंट में हम विभिन्न प्रकार की निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और वो देश की जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में योगदान करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाएं तो ये होगा, जैसे बायोटिक कंपोनेंट हम जानते हैं कि जो वनस्पतियाँ हैं वो हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। हम वनस्पतियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियों को प्राप्त करते हैं। वो इमारती लकड़ियाँ फर्नीचर के रूप में, घर के निर्माण में, अन्य सभी जगहों पर वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करती हैं। इसके साथ ही साथ मानव जीवन के तमाम ऐसे बेसिक नीड हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सॉयल है, रॉक्स हैं। इन सभी का हमारे जीवन के विकास में, हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए
बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हमारे डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं उनके खत्म होने के आधार पर उनका वर्गीकरण। तो उनके खत्म होने के आधार पर जब हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे दो टॉपिक मिलेगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जिनको हम जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनको हम अगेन एंड अगेन इस एटमॉस्फेयर में गेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो अगेन एंड अगेन हम गेन नहीं कर सकते हैं उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। प्रकृति में कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है और विभिन्न प्रकार की ऐसी खनिज संपदा है, माइंस हैं, जहाँ से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, कोल को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये प्रकृति में कभी भी रिन्यूएबल नहीं की जाती। ये इसके अगर पीछे इसके निर्माण के बारे में हम विचार करेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनती कैसे हैं, और तो ये एक लंबा विषय हो जाएगा। और प्रकृति में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जब कभी डूम आता है क़यामत के समय, ये वनस्पतियां और जीव जंतु जब पृथ्वी के नीचे जमींदोज हो जाते हैं तो लाखों लाखों वर्ष की आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक गतियाँ, पृथ्वी के टेम्परेचर के कारण डीजल, पेट्रोल, कोल और विभिन्न प्रकार की राक्स का निर्माण होता है। इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है। इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं। इसलिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सनलाइट है, वाटर है, एयर है, जिनको हम अगेन एंड अगेन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको कंसिस्ट होने में, बनने में, और उनका हमें यूज, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोल हो, इनका प्रयोग करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर ये एक बार एग्जॉस्टिबल हो गए तो इनको हम पुनः गेन नहीं कर पाएंगे और ऐसी दशा में जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तीसरी बात पर हम आते हैं, जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 भागों में डिवाइड है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी कैन डिवाइड नेचुरल रिसोर्सेज इनटू इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये 4 तरह के इनके डिवीजन हैं। अब ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक। मालिकाना हक पे हम देखेंगे कि इंडिविजुअल कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का जो है कब्जा होता है, अधिकार होता है, तो वो इंडिविजुअल कहलाती हैं। इंडिविजुअल में हम आप देख लेते हैं लैंड है और हमारे पास हाउसेज हैं, तमाम प्रकार के व्हीकल्स हैं, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के सामुदायिक या किसी समुदाय विशेष के योगदान के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पार्क हो गए, आपके जो है रेलवे स्टेशन हो गए, या बस स्टैंड हो गए, या ऐसी जो है व्यवस्थाएं जिसमें कॉमन पब्लिक, बड़े बड़े मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, ये जो आता है ये रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। अगली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब हुआ ऐसे रिसोर्सेज जो एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उन रिसोर्सेज के द्वारा
एक देश से दूसरे देश का अर्थात ग्लोबल लेवल पर हमारे देश का विकास होता है, जिसमें कुछ निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, एक्सपोर्ट की थिंग्स, और कुछ इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं का जिक्र आता है। तो इस तरह से हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं टॉपिक को। फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। ये मोस्टली नेचुरल होती हैं और इन्हीं रिसोर्सेज के आधार पर किसी देश का, किसी समाज का, किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगले टॉपिक में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनका योगदान किसी देश के डेवलपमेंट में है, किसी समाज के डेवलपमेंट में है, उनका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो उनका वर्गीकरण रिसोर्सेज के पाए जाने के आधार पे, उसके ओनरशिप के आधार पे, उसके एक्सेसिबिलिटी के आधार पर हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो क्लासिफिकेशन किया उसमें बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में हमने लिविंग क्रिएचर, जिसमें प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनका जो है समावेश पाया जाता है। अबायोटिक कंपोनेंट में सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, रॉक्स हो गया, ये सभी जो चीज़ें हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज का अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स उनके समापन के आधार पे, खत्म होने के आधार पर वो कितने भागों में की जा सकती हैं। तो पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या वाटर एनर्जी हो गया, जिसको हाइड्रो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ये रिन्यूएबल के अंतर्गत आता है। ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, हम अगेन एंड अगेन इसको गेन कर सकते हैं। अगली चीज़ नॉन रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल या ऐसी वस्तुएं जिनको हम अगेन एंड अगेन गेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको कंसिस्ट होने में, इसका फॉर्मेशन एक जटिल प्रक्रिया, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अनुसार होता है, और इनको फार्म होने में, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इन वस्तुओं को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जिसके अंतर्गत कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी वस्तुएं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अगली बात यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बंटवारा जो है वो उसके ओनरशिप के आधार पे किया जाता है, जहाँ पे हम देखेंगे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उसमें मालिकाना हक है। मालिकाना हक का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल, नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत, जिस पे किसी व्यक्ति विशेष का जो है अधिकार हो। जैसे हमारे घर की संपत्ति है, हमारा घर है, हमारे पास व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, खेत हैं, ये सभी चीज़ें जो आती हैं ये इंडिविजुअल के अंतर्गत आती हैं। कम्युनिटी का मतलब ये होता है जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, या पार्क हो गए, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, ये सभी जो है कम्युनिटी में आते हैं। कम्युनिटी मतलब संप्रदाय विशेष का या सामुदायिक, जिसमें कई समुदाय के लोग उसका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ नेशनल, देश की संपत्ति, जैसे हमने देखा टेलीफोन हो गया या रेलवेज हो गया, आर्मी हो गई, तमाम प्रकार के ये रिसोर्सेज हैं, या फॉरेस्ट हो गया। तो ये जो हैं ये नेशनल लेवल पे आते हैं और ये देश के डेवलपमेंट में योगदान करते हैं। अगली चीज़ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में हमने देखा कि वही जो नेशनल सब्सटेंस होते हैं, जब वो एक देश से दूसरे देश के व्यापार में अपनी भूमिका अदा करते हैं तो उनको इंटरनेशनल की कैटेगरी में हम रख देते हैं। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली तमाम प्रकार की वस्तुएं आती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगली जो टॉपिक है इसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम देखेंगे, कंजर्व मीन्स होता है संरक्षित करना। तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे देश में कुछ रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं। तो उनका जो कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना सबसे ज़रूरी चीज़ है।
अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर पाएंगे, उनको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो हमारे देश का विकास, समाज का विकास और व्यक्ति का विकास जो है वो पूरी तरह से डे बाय डे डिग्रेड हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो एक समय ऐसा आ जाएगा कि किसी भी देश का विकास कंजर्वेशन के अभाव में, नेचुरल रिसोर्सेज के अभाव में पूरी तरह से रुक भी सकता है। इस बात में हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि कंजर्वेशन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। कोई भी वस्तु हमारे पास हो, अगर उसको हम संरक्षित नहीं करते हैं तो उस वस्तु का जो प्रयोग है और उस वस्तु का जो लाभ है वो अगली पीढ़ी को, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसको नहीं मिल पाता है। हमने देखा कि तमाम प्रकार के ऐसे जीव जंतु इस पृथ्वी पर थे जिनको हम कंजर्व नहीं कर पाए, आज वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। तमाम ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं, जो रेड डाटा बुक में इनरोल्ड हो गए हैं और वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर generation and next generation. If we want to secure next generation, it is compulsory for us to conserve all these resources, whether they are renewable or not renewable. Then I would like to say that conservation is most important process. Conservation declared the development of a country. So हाउ वी कैन कंजर्व ऑल द रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं उनका जो संरक्षित करने का तरीका है, पहले तो हम उसके प्रयोग की जो प्राथमिकता है उसको समझें। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोल है, हम जानते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस है और ये नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस हमको मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। इसलिए ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम उन रिसोर्सेज को पूरी तरह से सस्टेनेबल यूज करें। उसका सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है कि हम उन रिसोर्सेज को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर करें। आपने बुकों के माध्यम से, तमाम सरकार की योजनाओं के माध्यम से आपने देखा है सेव वाटर, सेव एयर, तमाम प्रकार के मोशन और तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट चलाती है कि हम इन रिसोर्सेज का प्रयोग कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखें। अगर इनको हम बचाएंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे और वो अपने डेवलपमेंट में इन रिसोर्सेज के अभाव में पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम पहली चीज़ इन वस्तुओं के जो वर्जिन हैं, टाइम पीरियड है, उसको देखेंगे कि इनको बनने में इतना समय लगता है, इसलिए इनको जहाँ तक संभव हो हम बचा के रखें। दूसरी चीज़, इनका कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, हम तमाम प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोल हो। समय समय पर विभिन्न प्रकार की गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा या हमारे पर्यावरण के जो जानकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो हमको देते रहते हैं। उन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए और इसको संरक्षित करना चाहिए। बात यहाँ पे ये होती है कि कभी कभी हम जानकारी के अभाव में, उसके यूज़ के अभाव में कैसे इसको यूज़ किया जाए, और अगर ये ख़त्म हो जाएगा या ये नहीं रहेगा या इसका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे जीवन पर या आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि व्यक्ति को रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है अपने जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं,
जिसमें जो है जागरूकता फैलाने का कार्य होता है। उस जागरूकता प्रोग्राम को जो है पूरी तरह से देखें, और जब व्यक्ति किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाता है तो वो समस्या समाज से अपने आप धीरे धीरे इरेडिकेट हो जाती है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में विभिन्न प्रकार के जो जागरूकता प्रोग्राम हैं, अवेयरनेस फंक्शन हैं, उनको हम देखें और जागरूक रहें, स्वयं जागरूक रहें, दूसरे को जागरूक करें। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज कर लें और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको कोई भी रिसोर्स ना मिले। ऐसी दशा में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हों चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, उनको सदैव प्रॉपर और सुइटेबल उनका जो है यूज करें, ताकि आने वाले समय में हम आने वाली पीढ़ी को, जो नेक्स्ट जनरेशन हो, उसको एक सही दिशा में, डेवलपमेंट की दिशा में जाने में अपना सहयोग दे सकें। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो स्टेप है इस पर विशेष ध्यान देना होगा। अगली चीज़ हम आते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम किसी भी रिसोर्स का ज़रूरत से ज़्यादा यूज करते हैं तो उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, कोल है, अगर इनका हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो पहली बात ये नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको हम अगेन एंड अगेन प्राप्त नहीं कर सकते, पहला हार्मफुल इफेक्ट। और दूसरा जो सबसे भयानक इसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है वो पॉल्यूशन के रूप में। आप देख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो, ये सभी जो पॉल्यूशन हैं इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा ज़रूरत से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और समुचित रूप से इन रिसोर्सेज का प्रयोग ना करना। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि अगर कहीं पर हम देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उद्योग के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में सेटअप करते हैं। और जब हम किसी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो उसमें लैंड, हाउस, मैन पावर के साथ साथ एनर्जी के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी के रूप में हम विशेष रूप से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ होती है वो थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जो है विश्वसनीय है, रिलायबल है। तो जो थर्मल पावर कारपोरेशन है या एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, उनमें हम मुख्य रूप से इन्हीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल का प्रयोग करते हैं। और जब हम कोल का यूज करते हैं तो उससे जो स्मोक निकलते हैं वो हमारे एयर को पॉल्यूटेड करते हैं, दूषित करते हैं। फैक्ट्रियों से विभिन्न प्रकार के जो कूड़े कचरे हैं या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी वाटर को या लैंड को जो है दूषित करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज़, अगर हम ओवर यूज करेंगे रिसोर्सेज का तो वो हमारे देश के जो डेवलपमेंट हैं नेक्स्ट जनरेशन को, उसको प्रभावित करेगा। दूसरी चीज़, जो करंट जनरेशन है, वर्तमान पीढ़ी है, उस पीढ़ी में पाए जाने वाले सभी लोग वो पॉल्यूशन से इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, और वो पॉल्यूशन, वो प्रदूषण मनुष्य के विकास को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान समय में हम ऐसे एनर्जी की तरफ अग्रसर हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उसमें हम ये चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है, सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि हम लेस
पॉल्यूटेड सब्सटेंस का या लेस पॉल्यूटेड एनर्जी का ही यूज करें। इसीलिए आजकल गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग, घरों में एलपीजी का प्रयोग, इसीलिए इसको सरकार बढ़ावा दे रही है। सोलर एनर्जी का प्रयोग इसीलिए इसको बढ़ावा दे रही है ताकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को करने में सफल हों और आने वाली पीढ़ी में हम जो डेवलपमेंट है उसको आगे कंटिन्यू जारी रख सकते हैं और जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है उस हार्मफुल इफ़ेक्ट से वर्तमान पीढ़ी को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच जो एक बॉन्डिंग है, उनके बीच एक जो सामंजस्य है उसको बनाकर रखेंगे। तो इस बॉन्डिंग को बनाने में हमको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा कि हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा यूज करेंगे तो वो वातावरण को भी, एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं और कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, ये चीज़ें अपने चरम पे पहुंच रही हैं। इसके साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन हम अपने समाज में, अपने आसपास जितना संभव हो सके अवेयरनेस के माध्यम से, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उसको संरक्षित करने का प्रयास करें। और अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए तो निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उसका विकास वन बाय वन कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहेगा। अगली चीज़, इसमें रिसोर्सेज में जब हम और एक्सप्लेन में जाएंगे तो इसमें लैंड रिसोर्सेज, जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट में आपके लैंड हैं, वाटर है, एयर है। तो यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज, लैंड का प्रयोग हम संसाधन के रूप में कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है वो निश्चित रूप से हमारे देश को ऐसी चीज़ प्रदान करती है जिसका हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और ये लैंड रिसोर्सेज किसी भी देश के डेवलपमेंट में कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ विषय के अंतर्गत इस पर बात करेंगे कि लैंड रिसोर्सेज है क्या। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, सबको जो भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति है उसमें सबसे बड़ा योगदान लैंड का है। इसका मतलब यह है कि जितने लिविंग क्रिएचर हैं उनको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो यूज करना है वो भोजन। एक कहावत है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड हैं, ये बेसिक नीड होती हैं लिविंग क्रिएचर की और विशेष रूप से मनुष्य की। तो लैंड में जो विशेष रूप से हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉयल, लैंड में हमको सॉयल के बारे में देखना है। सॉयल क्या है? सॉयल जो है एक ऐसी चीज़ है, मिट्टी, जिसका हम प्रयोग प्रोडक्शन के लिए करते हैं। अब लैंड पर विभिन्न प्रकार के लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर पाए जाते हैं। अब लिविंग क्रिएचर के जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है वो भोजन है। भोजन की पूर्ति के लिए, फूड को प्राप्त करने के लिए हम कंप्लीटली लैंड पर डिपेंड होते हैं। चाहे पेड़ पौधों का ग्रो होना हो, चाहे ग्रेन्स का ग्रो होना हो, अनाज का उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, वनस्पतियों का प्रोडक्शन हो, इन सभी चीज़ों के लिए हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं। अब जो लैंड है उस लैंड में भी तमाम तरह के क्लासिफिकेशन पाए जाते हैं। अब प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सॉइल। लैंड में भी कई तरह की लैंड है, फर्टाइल होती है, बैरन होती है।
तो कुछ लैंड ऐसी होती है, माउंटेन जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, ये सब लैंड पर ही पाए जाते हैं। तो लैंड पर जो प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है वो सॉइल है। और जब सॉइल है तो सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की क्रॉप का प्रोडक्शन सीक्वेंसली कर सकते हैं। और सॉइल की जो भूमिका है वो किसी भी देश के डेवलपमेंट में, अगर हम इसी को इकोनॉमिक्स में देखें तो हम जानते हैं कि हमारे देश को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज भी हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें लगभग 60% कोऑपरेशन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बेस्ड मटेरियल का होता है। तमाम ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें भी सॉइल की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वो शुगर इंडस्ट्री को हम ले लें, चाहे हम कॉटन इंडस्ट्री को ले लें, ये सभी इंडस्ट्री जितनी भी हैं, इन इंडस्ट्री को हम निश्चित रूप से सॉइल के कंट्रीब्यूशन से ही डेवलप कर पाते हैं। अब सॉइल की जो भूमिका है, सॉइल को या लैंड को हम रिसोर्सेज में कैसे बदलते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया कि लैंड बैरन भी हो सकती है, लैंड फर्टाइल भी हो सकती है। तो फर्टाइल और बैरन लैंड में क्या डिफरेंस है? फर्टाइल लैंड का मतलब ये होता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें सॉइल होती है और उस सॉइल में पाए जाने वाले ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उसको हम फर्टाइल लैंड कहते हैं। और उसी फर्टाइल लैंड में हम विभिन्न प्रकार के क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। अगली चीज़, यहाँ पे जो अनफर्टाइल लैंड है या जिसको हम कह सकते हैं बैरन लैंड, तो बैरन लैंड में ह्यूमस की कमी होती है। उस ह्यूमस के एब्सेंस में वहाँ पे हमें प्रोडक्शन नहीं के बराबर मिलता है, या मिलता है तो वो प्रोडक्शन निश्चित रूप से जिसको हम कहते हैं कि नगण्य होता है, उसकी गणना की जाए ना की जाए उसमें कोई विशेष हमको बेनिफिट नहीं होता है। तो लैंड रिसोर्सेज में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो लैंड हम रिसोर्सेज में तब उसको तब्दील कर पाएंगे, तब उसको कन्वर्ट कर पाएंगे जब उसको हम फर्टाइल लैंड की कैटेगरी में खड़ा करें। और फर्टाइल लैंड वो बनेगी तब जब उसमें ह्यूमस की मात्रा को हम इंक्रीज करें। और जब ह्यूमस की मात्रा उसमें पर्याप्त मात्रा में होगी तो हम विभिन्न प्रकार की फसलों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो पल्सेज हों, चाहे वो ऑयल हों। इसके अलावा तमाम प्रकार की इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं। कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, शुगर केन हो गया, जूट हो गया या कॉटन हो गया, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं। ये मनुष्य के भोजन के अलावा मनुष्य को अन्य प्रकार की वस्तुओं को यूटिलाइज करने में करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि सॉइल हमारे देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। अब हम यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज में फर्टाइल अनफर्टाइल लैंड और उसमें सबसे बड़ी भूमिका सॉइल की है। इसी के साथ हम इस टॉपिक पर यहीं अपनी बात को विराम देंगे और अगली टॉपिक में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। धन्यवाद।